नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे फिर से शक्ति के सिद्धांत के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे शक्ति का सिद्धांत नारीवादियों के द्वारा कैसे दिया गया है। मैंने पहले बताया था आपको कि पहले मैंने सोचा था कि एक में ही सारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा भाई बहुत सी बातें हैं जो हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको पता होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। तो वीडियो बहुत बड़ा होने पर तो कोई मतलब नहीं होता, छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए, बहुत सारे बन सके। तो उस श्रृंखला में मैंने नारीवादियों की शक्ति पर क्या अवधारणा है उस पर एक अलग वीडियो ये बना रहा हूँ मैं। हालांकि इसके बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैं नारीवादियों के नाम ले रहा हूँ उन पर प्रत्येक पर 10-10 मिनट का वीडियो और बन जाए। तो कुल 5 नारीवादियों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सी तरह की बातें हैं, लेकिन चूंकि हम शक्ति की अवधारणा से संबंधित हैं, इसलिए मैंने मूल रूप से उन विचारकों को लिया है, नारीवादियों को, जो मेरी दृष्टि में नारीवादी दृष्टिकोण से शक्ति को समझाने में का प्रयास करते हैं हमको। और अगर हम ढंग से इनको पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि नारीवादी शक्ति को कैसे देखते हैं। सबसे पहला विचारक है जो नारीवादियों का सबका, जिसे कहते हैं नारीवादियों की पितामह है आधुनिक युग में, वो है सिमन द बुआ, जिसने 1949 में पुस्तक लिखी थी द सेकंड सेक्स। उसने पहली बार ये बताया, जो उसका पहला सेंटेंस है वही नारीवादियों का आधार है, दैट वीमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। महिलाएं पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है। मतलब जो महिलाओं का, जो महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं की इच्छाएं क्या है, महिला को क्या पहनना चाहिए, महिला के काम क्या है, वो सब बातें समाज बनाते हैं, उसको दे देता है बचपन से ही। इसलिए महिलाएं जेनेटिकली वो काम करने के लिए नहीं बनी है जो कि समाज उनको बताता है। इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल डिफरेंस दैट क्रिएट्स इनइक्वलिटी, it is society which creates inequality by imposing certain norms on women, because patriarchal society में पुरुषों के पास ज़्यादा शक्ति होती है, तो वो अपनी इच्छाओं को महिलाओं पर डाल देते हैं। तो सिमन द वो आप जानते हैं कि एक फ्रांसीसी अस्तित्ववादी विचारक थी, उसकी मित्रता थी जॉन पॉल सार्त्र से, और जॉन पॉल सार्त्र और उनकी मित्रता के तो बड़े चर्चे हैं। ऐसा एक किस्सा है कि दोनों बहुत वर्षों तक साथ रहे, 30-40 साल तक साथ रहे होंगे, साथ ही पढ़ते थे वो। और फिलोसॉफी के एग्ज़ाम में सार्त्र फर्स्ट आया था, वो सेकंड आई थी, तब से उनकी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती भी थी और वो लड़ते भी रहते थे, क्योंकि वो स्वतंत्र थे दोनों ने ये एक अलिखित सा समझौता था कि भाई आप मेरे साथ रहो। कभी उनके साथ रहती, कभी किसी और पुरुष के साथ रहती, कभी कहीं और चली जाती, सिमन द बुआ। कभी कुछ महीनों तक बात ही नहीं करती, फिर वापस आ जाती, फिर बात करती। दोनों स्वतंत्र थे, दोनों एक दूसरे को टोका टोकी नहीं करते थे कि तुम कल कहाँ गई थी और उससे बात क्यों कर रही थी, वहाँ कहाँ गई थी, कुछ नहीं। दे वर फ्री एंड दे वर फ्रेंड्स लाइक टू फिलोसोफर्स, और डिस्कशन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सार्त्र से पूछा किसी ने कि भाई ऐसा है कि आप यार इतने सालों से साथ रह रहे हो, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो सार्त्र ने कहा कि बात यह है कि मैं थोड़ा बदसूरत हूँ। सार्त्र की एक आंख थोड़ी सी खराब सी थी और वो ठिंगना था, और ही वॉज नॉट वेरी हैंडसम। तो सार्त्र ने कहा भी मुझे बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमेशा, कि महिलाएं मेरे से आकर्षित नहीं होती। अभी एक महिला है जो मुझसे बात करती है, इंटेलेक्चुअल हम दोनों की ट्यूनिंग है, इसलिए तो मुझे हमेशा ही डर लगा रहता था कि भाई दोस्ती तो ठीक है, और मैंने इसको अगर कह दिया कि यार मुझसे शादी करोगी क्या, और ये नाराज़ होगी और मुझे छोड़ के चलेगी, तो मेरे पास तो कोई, मैं किससे बात करूँगा। तो इस डर के कारण से मैंने प्रपोज ही नहीं किया कभी 40 साल से। कहीं उसने मना कर दिया तो क्योंकि मेरे को यहाँ क्यों करेगी, मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। फिर उसी ने, पत्रकार ने, सिमन द बुआ से पूछा अलग से कि मैडम आप इतने सालों से दोस्त हो, साथ रहते हो, इतनी अच्छी आपकी ट्यूनिंग है दोनों की, तो आप शादी कर लेते यार। तो उसने कहा भाई ऐसा, इट इज़ मैंस प्रिविलेज टू प्रपोज। उसने मुझे प्रपोज ही नहीं किया, वो करता तो मैं हाँ भर लेती। बट आई एम वेटिंग फॉर लास्ट 40 years दैट ही प्रपोज, बट ही डजंट प्रपोज, ही हैज़ नॉट प्रपोज मी। ये ऐसी कहानियाँ हैं इनकी। खैर चलिए, वो तो अलग है। लेकिन
इसने बहुत सी बातें कही है जिसका डिटेल में हम लोग फिर अलग वीडियो में बात करेंगे। सिमंद बुआ को माना जाता है, जैसे मैंने कहा, कि शी इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी जिसने महिलाओं की समस्या पर एक दार्शनिक दृष्टि रखी है। और जो किताब है द सेकंड सेक्स 1949 में, वो उसको फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है फेमिनिज्म का। और जिसे कहा जाता है फिर बाद में सेकंड वेव और थर्ड वेव बहुत सारी मानी जाती है फेमिनिज्म में, उन सब का जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वही है। इसको पढ़ के फिर शुरुआत होती है फेमिनिज्म की। दूसरे विचारक है इसके बाद में, वो आती है, उसका नाम है बेल हुक्स, एफ्रो अमेरिकन विचारक है। इसका नाम तो कुछ और था, लेकिन इसने ये एक नाम रख लिया था अपना, क्योंकि इसकी नाना जी का नाम था ऐसा कुछ। पहली बात तो इसमें दो विशेषताएं, एक तो ये रखा उसने, अपने खुद का नाम तो कुछ और था ऑफिशियल, लेकिन इसने अपने नाना जी का नाम से किताबें लिखती थी वो। और दूसरा, वो हम सब अपना नाम में क्या लिखते हैं, पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, नरेश हो या वो जो भी, एन बड़ा लिखेंगे इंग्लिश में। इसने हमेशा छोटे अक्षर लिखे। उसने कहा कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, माई आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं अपना नाम बड़ा लिखूंगी नहीं, ना मेरी फ़ोटो छपाती हूँ मैं, जहाँ तक हो सके। तो उसने बहुत सी किताबें लिखी, और जो पहली किताब जिसके कारण से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं शक्ति के संदर्भ में, वो है 1981 में। उस किताब का नाम है आरंट आई ए वुमेन, ब्लैक वीमेन एंड फेमिनिज्म, क्या मैं एक महिला नहीं हूँ, ये पुस्तक का नाम है 1981। दूसरी किताब इसी श्रृंखला की 84 की, फेमिनिस्ट थियरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, ये उसी का ज़्यादा बड़ा रूप है। जो पहली किताब है जो मैंने बताई, वो तो थोड़ी नॉन फिलोसॉफिकल है, कम, यानी इट इज़ लेस फिलोसॉफिकल एंड मोर पॉपुलर, बट दैट एस्टेब्लिश हर एज ए थिंकर इन एकेडमिया। एंड सेकेंड इज प्योर फिलोसॉफिकल। तो ये किताब है जिसमें वो बताती है कि जो ये महिलाओं का विश्लेषण किया जाता है, ये तो है ही कि पुरुष महिलाओं से अलग होते हैं, ये ऐसा पुरुष कहते हैं, और न केवल अलग होते हैं, वो सुपीरियर होता है, ऐसा भी पुरुष कहते हैं। लेकिन पुरुष महिलाओं से केवल इसलिए उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि वो डिफरेंट सेक्स के हैं, उसमें और बहुत सारी हिडन प्रॉब्लम्स होती है। वो रेस के आधार पर भी करते हैं। पुरुष मानते हैं कि जो सुपीरियर है वो तो वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट मेल ये होता है, जो पश्चिम के समाज में आइडियल माना जाता है। ये जो लोग हैं वो कहता है वो महिलाओं से जेंडर के आधार पर तो करते ही हैं भेदभाव, वो कलर के आधार पर भी करते हैं, वो स्टेटस के आधार पर भी करते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर भी करते हैं, वो स्किल्स के आधार पर भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर करते हैं। तो इसलिए जो शक्ति है वो केवल जेंडर दूसरा है इससे कम नहीं हो जाती महिलाओं की, और भी बहुत से कारण है। अगर आप ब्लैक वुमेन हो तो आपकी शक्ति और कम हो जाएगी, अगर आप अनपढ़ हो तो आपकी शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाएगी, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो तो और भी जीरो हो जाएगी। तो शक्ति के संबंध केवल जेंडर पर बेस नहीं होते, वो और बहुत सी बातों पर बेस होता है, जिसका उसने उल्लेख किया, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विचारक आती है नैन्सी फ्रेजर। नैन्सी फ्रेजर जो है वो एक वो विचारक है जिसने ये कहा, एक किताब है उसकी अनरूली प्रैक्टिसेस 1989 में आती है। उसमें वो पावर को डिस्कोर्स, एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमी, कई चीज़ों से जोड़ती है शक्ति को, और महिलाओं की जो शक्तिहीनता है, कम है, उसके बहुत से रीजंस बताती है, बहुत से कारण बताती है, जिसका अध्ययन करने के लिए हमें इसकी किताब पढ़नी ज़रूरी है। इसके बाद उसने एक और किताब, बहुत अच्छी किताब लिखी थी, जस्टिस इंटरप्ट्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस ऑन द पोस्ट सोशलिस्ट कंडीशन 1997, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन वगैरह, जो देखेंगे हम डिटेल में इसका क्या अर्थ है। तो वो शक्ति को एक मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क में अध्ययन करती है। ये केवल जैसा शुरुआत तो की थी सिमंद वो ने, भाई जेंडर के आधार पर ही आप डिफरेंस कर देते हो। अब ये जो दूसरे ये लोग आए हैं थिंकर्स फेमिनिस्ट,
ये और चीज़ें भी खोज रहे हैं कि केवल जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर, बायोलॉजिकल बेसिस पर ही डिफरेंस नहीं करते, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण से पुरुष महिलाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद विचारक आती है जो बड़ी लोकप्रिय है, जूडिथ बटलर। और वो लोकप्रिय इसलिए है कि जो LGBT आजकल चलता है, जो मूवमेंट चलते हैं, उसकी सबसे पहली फिलोसोफर ये मानी जाती है, और इसको जन्मदाता माना जाता है क्वीर थियरी का। क्वीर थियरी यही है LGBT के बारे में, कि ये इसने जो बड़े नई प्रकार की इसने अवधारणा दी है। इस किताब है जेंडर ट्रबल, 1990 में आई थी, और इसने कहा है कि उसने एक नई अवधारणा दी। फिर मैंने कहा ये फिलोसोफर इसलिए अवधारणा नहीं देनी पड़ती है आपको, तो इसने दी परफॉर्मिटी, कि जेंडर वो है जो परफॉर्म कैसे करते हैं, परफॉर्मिटी से होती है। परफॉर्मिटी क्या किया है कि समाज ने एक तय कर लिया कि महिलाएं ऐसे बिहेव करेगी, पुरुष ऐसे बिहेव करते हैं। अब बचपन से उसको, लड़की बच्ची को सिखाया जाता है कि भाई महिलाएं जैसे परफॉर्म करेगी, समाज ने एक ढांचा खड़ा कर रखा है। महिलाएं ऐसे खाती है, महिलाएं ऐसे बोलती है, महिलाएं ऐसे चलती है, महिलाएं ऐसे सोचती है। इन सब को एक अलिखित नियम बना रखे हैं समाज ने, और हर महिला को उसमें ढकेला जाता है। अगर कोई पुरुष वैसा करने लग जाए तो उसको महिला मान लिया जाता है। जैसे कि क्वीर थियरी जो है, LGBT क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई होते हैं जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनने लग जाते हैं और आंदोलन करते हैं कि हमको क्या, आपको क्या मतलब, महिला पुरुष है, हम तो महिला है, बताइए। तो जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सेक्सुअल ऑर्गन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये कि आप पहनावा क्या कर रहे हो, बोल कैसे रहे हो। अगर आप साड़ी पहन के चलते हो आदमी, तो आप क्या कहोगे, क्वीर थियरी आ जाएगी वहाँ पर। कर यार ये है तो आदमी और रहता औरतों की तरह, तो इसको क्या माना जाए, आदमी माने को औरत माने। तो ये कह रही है कि इसको औरत माना जाएगा बिकॉज इज परफॉर्मेंस इज लाइक ए वुमन। सो जेंडर इज डिटरमाइंड बाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मिटी शब्द काम में लिया उसने नया, ये उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अंतिम विचारक है जो बहुत ही एकेडमिक सर्कल में बहुत लोकप्रिय रही थी, उसकी जल्दी डेथ हो गई, आइरिस मैरियन यंग। इसने किताब लिखी है एक 1990 में, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ये इसकी फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिस पर उसने किताब लिखी है। और इसमें उसने बताया कि 5 तरह के ऑपरेशन, 5 तरह का दबाव, कुचलने की जो पावर की शक्ति है वो 5 तरह से व्यक्त होती है। ये उसका मूल नई सिद्धांत उसने दिया है, 5 फेसेस ऑफ ऑपरेशन, दैट इज ए मेजर कंट्रीब्यूशन। वो क्या होता है इसको हम देखेंगे बाद में, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मैंने आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताया कि ये शक्ति के बारे में इतना आसान नहीं है कि भाई एक को कह दिया नाम ले लिया, 2 का नाम ले लिया। ये तो मैंने बहुत से शक्ति के ऊपर बहुत से लोगों ने कहा, उसमें से कुछ मैंने अपनी तरफ से कलेक्ट करके कुछ विचारकों को एक जगह कलेक्ट किया है और इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जितने विचारक है, 12 तो वो, 4 ये, कितने 5, ये 17 विचारक है। और 17 विचारक पर अगर मैं 10-10 मिनट बोलता हूँ तो कितने हो गए, 170 मिनट। इसका मतलब 3 घंटे हो जाएंगे करीब करीब, हो सकता है 10 मिनट से ज़्यादा भी हो कहीं पे। तो 3 घंटे इस पे शक्ति पर अब आप सुनते रहिए। हर वीक में एक वीडियो आता रहेगा, आराम से सुनिए और देखिए कि आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। ठीक है, नमस्कार।